आज हम हिस्ट्री चैप्टर के सेकंड पार्ट की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट पार्ट में मैम ने जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न बता दिए थे। आज हम स्टार्ट करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस, जो इसमें जो एनसीएसएम यूनिवर्सिटी में मैथ में पहुंचे जाते हैं और सारे इसमें कवर किए गए हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, वस्ती कर्म की निरुक्ति वस्ती प्रकार लिखते हुए निरुवस्ती निर्माण विधि एवं वस्ती कर्म के महत्व का विशद वर्णन कीजिए। निरुक्ति इसकी होती है, वस्ती नाम दीयते इति वस्ती। वस्ती अर्थात प्राणियों के मूत्राशय के द्वारा औषधियों को आभ्यंतर प्रविष्ट कराने की इस विधि को वस्ती नाम दिया गया है। इसकी परिभाषा क्या है? वस्ती वह प्रक्रिया है जिसमें प्रायः गुदा मार्ग से औषधि सिद्ध क्वाथ, स्नेह, क्षीर, मांसरस, रक्त आदि द्रव्यों को पक्वाशय में प्रविष्ट किया जाता है। प्रायः शब्द का प्रयोग गुदमार्ग के अतिरिक्त मूत्रमार्ग तथा अपत्यपथ से भी वस्ती दी जा सकती है, जिसे उत्तरवस्ती कहा जाता है। इसके प्रकार में हमने पहले ही सारे बता दिए थे कि अधिष्ठान वेद से पक्वाशयगत, गर्भाशयगत, मूत्राशयगत और व्रणगत, और इनका डिटेल भी मैम ने फर्स्ट पार्ट में बताया था। द्रव्य भेद से निरुवस्ती या अस्थापन वस्ती और अनुवासन वस्ती, कारमुकता के आधार पर भेद, शोधन वस्ती, लेखन वस्ती, उत्क्लेशन वस्ती, समन वस्ती, व्रंगण वस्ती, रसायन वस्ती, वाजीकरण वस्ती, कर्षण वस्ती, स्नेहनीय वस्ती, चक्षुष्य वस्ती, संग्राही वस्ती और वर्ण प्रसादन वस्ती। संख्या भेद से 3 है, कर्म वस्ती, काल वस्ती, योग वस्ती। आनुषंगिक भेद से 9 है, यापन वस्ती, सिद्ध वस्ती, प्राश्रित यौगिकी वस्ती, द्वादश प्राश्रितिकी वस्ती, पादहीन वस्ती, तीक्ष्ण वस्ती, मृदु वस्ती, पिच्छा वस्ती और रक्त वस्ती। निरुवस्ती निर्माण विधि आचार्य चरक और वाघभट्टी के अनुसार सर्वप्रथम माक्षिक यानी मधु और चंदन लवण को लेकर घोटें। जब यह एक मिश्रण के रूप में हो जाए तो फिर इसमें स्नेह जैसे घृत या तेल आदि का मिलाते हैं और पुनः घोटते हैं। जब यह भी अच्छी तरह मिश्रित हो जाता है तो कल्क मिलाकर पुनः घोटते हैं। यदि कहीं कल्क का उल्लेख न हो तो अष्टांग हृदय के पूतो, यवानी कल्क, अजवाइन, मदनफल, बिल्व, कुष्ठ, बचा, सौंफ, नागरमोथा, पिप्पली एवं मधु, घृत, गुड़, तेल और लवण का सुखोष्ण प्रयोग करना चाहिए प्रयोग में लेते हैं। जब यह सभी अच्छी तरह मिश्रित हो जाए तो अंत में क्वाथ को मिलाकर अच्छी तरह मथना चाहिए। प्रथम चरण मधु और प्लस सैंधव, द्वितीय चरण में स्नेह मिलाते हैं, तृतीय चरण में कल्क मिलाते हैं और चतुर्थ चरण में इसमें क्वाथ डालते हैं। सभी प्रकार की वस्तुओं के द्रव्य को गर्म करने की एक विशिष्ट विधि है। वस्तु द्रव्य को सीधे अग्नि पर गर्म नहीं करना चाहिए। इस हेतु वस्तु द्रव्य को एक पात्र में रखकर अन्य बड़े पात्र जिसमें उष्ण जल भरा होता है में रखकर गर्म करते हैं। वस्ती कर्म की उपयोगिता एवं महत्व। वस्ती वातज रोगों की सर्वोत्तम चिकित्सा होने के साथ साथ पित्तज, कफज, संसर्गज, सन्निपातज और रक्तज रोगों में भी हितकर है। शाखा, मर्म, कोष्ठ इन तीनों मार्गों में होने वाले रोग का प्रसार करने में बात प्रमुख है, क्योंकि स्वेद, मल, मूत्र, पित्त, कफ आदि के संघनन तथा विक्षेपण का कार्य वायु ही शरीर में करता है और इस वायु के लिए वस्ती श्रेष्ठतम चिकित्सा कही गई है। कई आचार्यों ने, बहुत से आचार्यों ने इसे अर्ध चिकित्सा भी कहा है और कुछ आचार्यों ने इसे संपूर्ण चिकित्सा भी बोला है। अनेक औषधियों के संयोग के कारण वस्ती दोषों का शोधन करती है, संशमन करती है, मलों की संग्राही हुई होती है, क्षीण शुक्र वाले आतुरों का शुक्र भी बढ़ाता है, कृशों को स्थूल करती है, स्थूलों को कृश करती है, नेत्रों की ज्योति बढ़ाती है, वय स्थापन करती है, बुढ़ापे को देर से लाती है, वर्ण को उज्ज्वल बनाती है, आयुष्य को कायम रखकर आरोग्य की वृद्धि करती है, अग्नि और मेधा को तीक्ष्ण करती है, स्वर को प्रसादित करती है, बालकों, वृद्धों, शिशुओं में सब में बिना कष्ट के देह है, युक्तिपूर्वक प्रयोग करने से सभी रोगों को दूर करती है, शरीर को दृढ़ करती है और मन का प्रसादन करती है। तैल स्निग्ध से बात की रूक्षता को दूर करता है, गुरुता से बात की लघुता को दूर करता है और तैल उष्णता से बात का शैत्य दूर करता है। शरीर या मन के आधे से अधिक रोग बात के कारण होते हैं तथा दूसरे दोषों से
होने वाले रोगों में भी वात सहकारी कारण होता है। वात की चिकित्सा करना भी एक प्रकार का दुष्कर कार्य होता है। उस प्रबलतम वात दोष की चिकित्सा वस्तीकर्म द्वारा की जाती है, अतः वस्ती को चिकित्सार्ध यानी अर्ध चिकित्सा कहा गया है तथा कुछ वस्ती को संपूर्ण चिकित्सा भी कहते हैं। निरूवस्ती एवं अनुवासन वस्ती के सम्यक योग, अयोग व अतियोग के लक्षणों को लिखें। निरूवस्ती के सम्यक योग: प्रसृष्ट बिड़मूत्र समीरणत्वं रुच्य अग्निः वृद्धास्यः लाघवानि रोगोपशान्तिः प्रकृतिस्तथा च वलं च तस्यास्तु निरूणलिङ्गम्। मलमूत्र अधोवात की सम्यक प्रवृत्ति भोजन में रुचि उत्पन्न करता है, अग्नि की वृद्धि हो जाती है, पक्वाशय आदि आशयों में लघुता आ जाती है, रोगों का शमन होता है, रोगी का स्वस्थ होना, बल की वृद्धि होती है और क्रमशः मल, पित्त, कफ और वायु का विसर्ग होता है। अयोग्य लक्षण: स्यादि शिरो हृदय गुदवस्ति लिंगे सोफा प्रतिशय विकर्तिके च लासिकः मारुतः मूत्रसंघः श्वासो न सम्यक् च निरूहिते स्युः। सिर, हृदय, गुद, वस्ति और मेट्र में वेदना होती है, सौफ हो जाता है, प्रतिशय हो जाता है, विकर्तिका काटने जैसी पीड़ा होती है कैंची से, प्रहलास जी मिचलाना, अधोवायु तथा मूत्र की रुकावट हो जाती है, श्वास की रक्षिता, वेग कम आने, बस्ती द्रव्य व मल विसर्जन अल्प मात्रा में होना, शरीर में जड़ता, भोजन में अरुचि। इसकी चिकित्सा है बस्ती प्रत्यागम कारक चिकित्सा करनी चाहिए। अतियोग लक्षण: लिंग यदेवातिः विरेचितस्य भवेद देवातिः निरूहितस्य। विरेचन अतियोग के लक्षण निरूह अतियोग के लक्षण के समान है। जैसे वात क्षयज, कफ क्षयज और रक्त क्षयज विकार होते हैं। सुप्त यानी शरीर में शून्यता आ जाती है, अंगमर्द होता है, क्लम बेपत्तु यानी कंप आते हैं, निद्रानाश हो जाती है, बल का अभाव हो जाता है, तम प्रवेश आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है, उन्माद होता है, हिक्का होता है। इसकी चिकित्सा दीपन पाचन ग्राही चिकित्सा करनी चाहिए। ऐसे ही अनुवासन बस्ती के सम्यक योग के लक्षण: प्रत्येक सक्तम ससकृच्छ तैलम रक्तादिः बुद्धि इंद्रिये संप्रसादः स्वप्नानु अनुवृत्ति लघुत्वा च बलं च सृष्टाश्च वेगा स्वानु वाचितः स्युः। सम्यक अनुवासन देने पर मल के साथ स्नेह बाहर निकलता है, रक्तादि धातु, बुद्धि व इंद्रिय स्वच्छ होती हैं, निद्रा अच्छे से आती है, शरीर में लघुता व बल की वृद्धि होती है, मल प्रवृत्ति सम्यक रूप से होती है। अयोग के लक्षण: अधः शरीर उदर बाहु पृष्ठ पार्श्वेषु कुक्ष खरं च गात्रं गृहस्य पीडमूत्र समीरणः नाम सम्यक तान्य अनुवासितस्य। अनुवासन बस्ती का अयोग होने पर अधो शरीर, उदर, पृष्ठ, पार्श्व में रुक्षता, खरता व वेदना होती है, मल, मूत्र व वायु अवरुद्ध होती है। अतियोग के लक्षण: प्रहलाश, मोह, क्लम, साध, मूर्छा, विकर्तिका चात्य अनुवासितस्य। प्रहलाश, मोह, क्लम, साध, मूर्छा व विकर्तिका लक्षण उत्पन्न होते हैं अतियोग से। अनुवासन बस्ती के व्यापद और उनकी चिकित्सा लिखिए। अनुवासन बस्ती के 6 व्यापद होते हैं। वाताव्रत स्नेह: वाताधिक्य में शीत या अल्प मात्रा में स्नेह बस्ती वाताव्रत हो जाती है, वह बाहर नहीं निकल पाती। इसमें लक्षण आते हैं अंगमर्द, ज्वर, अंगसाद, आद्यमान, मुख विरसता, उरु पार्श्व शूल। इसकी चिकित्सा क्या है? रासना तेल प्लस पंचमूल क्वाथ प्लस गोमूत्र की अम्ल बस्ती देते हैं। निरूह से शोधन के बाद रासनादि तेल से अनुवासन बस्ती करनी चाहिए। दूसरा है पित्ताव्रत स्नेह: पित्त प्रधान अवस्था में अति उष्ण स्नेह बस्ती पित्त से आवृत हो जाती है। लक्षण क्या क्या आते हैं? दाह, तृष्णा, तम प्रवेश, सर्वांग कोठ, कटु मुख, मोह, अतिस्वेद, पीतवर्णता। और इसमें चिकित्सा मधुर और तिक्त स्कंद सिद्ध निरूह बस्ती देते हैं। कफाव्रत स्नेह:
कफदोष की प्रधानता में अति मृदु द्रव्य युक्त बस्ती से स्नेह कफावृत हो जाता है। इसमें लक्षण आते हैं तंद्रा, शीतपूर्वक ज्वर, प्रशेक, आलस्य, अरुचि, गौरवता, मधुरास्यता। इसकी चिकित्सा करते हैं मदनफल प्लस कषाय स्कंद प्लस उष्ण तीक्ष्ण क्षार प्लस गौमूत्र प्लस सोरायुक्त निरूबस्ती देते हैं। अन्नाव्रत स्नेही अधिक भोजन के बाद बस्ती देने से वह अन्न से आवृत हो जाती है। और लक्षण आते हैं छर्दी, आमाशयशूल, हृदयशूल, ग्लानि, आम, निद्रा। चिकित्सा क्या करते हैं इसमें? पाचन के लिए कटु लवण रस का प्रयोग, जैसे हिंगवाष्टक चूर्ण, लवण भास्कर चूर्ण और चित्रकादि चूर्ण। और पाचन के बाद त्रिवृत्त अविभक्तिकर चूर्ण से मृत्यु विरेचन दें। पुरुषावृत्त स्नेही यदि मलमूत्र के वेग का विसर्जन किए बिना बस्ती दे दे तो वह मल से आवृत हो जाती है। लक्षण मलमूत्र का संग हो जाता है, पक्वाशय में गौरवता आती है, अंगमर्द होता है, मध्यमान होता है, हृदय गृह और श्वास होते हैं। चिकित्सा इसकी चिकित्सा है अभ्यंग, स्वेदन, फलवर्ती, उदावर्ती की चिकित्सा। अभुक्त प्रणीत बिना भोजन के बस्ती देने पर वह सीधे कंठ में चली जाती है। लक्षण आते हैं गात्रगृह, सात ग्लानि, मुख में स्नेह, काश, श्वास। चिकित्सा गले में मृदु पीड़न होती है। और दूसरे सूत सेकर रस 2 रत्ती प्लस शंखभस्म 4 रत्ती मधु मिलाकर 4 बार चटाएं। तीसरा है विरेचन प्लस सर्दी योगवत चिकित्सा करें। अगला क्वेश्चन है निरूह बस्ती प्रणिधान विधि का वर्णन करते हुए निरूह बस्ती का प्रत्यागमन काल, सम्यक योग, अति योग एवं हीन योग का वर्णन करें। निरूह बस्ती की विधि, पहले पूर्व कर्म जिसमें हम आतुर का परीक्षण करेंगे। बस्ती से पहले आतुर बस्ती योग्य है या नहीं इसकी परीक्षा कर लें। आचार्य चरक ने बस्ती से पूर्व कुछ भावों की परीक्षा करने को कहा है जिससे बस्ती अत्यधिक प्रभावकारी हो। सबसे पहले दोष की परीक्षा, औषध या वैश्य की परीक्षा, देश की परीक्षा, फल की परीक्षा, वय, प्रकृति, काल, शरीर, आहार, सात्म और सत्व की परीक्षा करने को कहा है। काश्यपानुसार शरीर बल अधिक होने पर व बात की प्रधानता होने पर कर्म बस्ती देनी चाहिए और मध्यम बल युक्त होने पर व पित्त की प्रधानता होने पर काल बस्ती प्रयोग करना चाहिए और कफ के अनुबंध से व बात प्रबल न होने पर योग बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। प्रधान कर्म बस्ती प्रणिधान, शयन विधि कैसे हम उसे बस्ती देने से पहले लेटाते हैं ये बताया गया है। बाम पार्श्व में रोगी को लेटाकर बस्ती देनी चाहिए। रोगी को बाम पार्श्व में लेटाकर हाथ का तकिया बनाकर लेटाएं। बायां पैर सीधा रखकर दाहिने पैर को मोड़कर घुटने से लगाया जाता है। बाम पार्श्व में लेटने से सब अवयव जैसे गुदबलियां, पक्वाशय, मलाशय, क्रैणी यह सब अवयव समांतर हो जाते हैं। इससे बस्ती गुदा से पक्वाशय तक मल को स्निग्ध करती है। बस्ती नेत्र के अग्रभाग को तैल से स्निग्ध करके 4.5 से 6.5 इंच तक नेत्र गुदा में प्रवेश कराएं। नेत्र का मूल बस्ती पुटक से जोड़कर बस्ती दें। बस्ती देने के बाद 30 मात्रा तक उसी अवस्था में रहें। 30 मात्रा तक बस्ती पीड़न करना चाहिए। यदि बस्ती देते समय मल वेग उपस्थित हो तो बस्ती नेत्र निकालकर मलादि वेगों से विसर्जित होकर पुनः बस्ती दें। अगला है बस्ती प्रत्यागम एवं निरीक्षण। निरूह बस्ती देने के बाद 1 मुहूर्त यानी 48 मिनट तक प्रत्यागम की प्रतीक्षा करनी चाहिए। बस्ती का प्रत्यागम न होने पर अद्यमान, पक्वाशय शूल, बात प्रतिलोमता, हृदयगृह, मूत्राशय शूल मृत्युकारक होती है। सुश्रुतानुसार प्रतिलोम बात, विष्टम्भ, शूल, ज्वर, अरति, मृत्यु ऐसे लक्षण आते हैं। अप्रत्यागम बस्ती की चिकित्सा, फलवर्ती का प्रयोग करना चाहिए। शोधन, विरेचन जैसे त्रिवृत्त, त्रिफला और एरंड से। सम्यक योग, अति योग, अयोग के लक्षण पीछे बताए गए थे वो हमने देख लिए हैं। अगला क्वेश्चन है अनुवासन बस्ती और निरूह बस्ती में अंतर स्पष्ट करते हुए बस्ती प्रदान की सामान्य विधि लिखिए। अनुवासन बस्ती और निरूह बस्ती, स्नेह प्रधान बस्ती अनुवासन बस्ती होती है। कषाय प्रधान बस्ती या क्वाथ प्रधान बस्ती निरूह बस्ती होती है।
अनुवासन अवस्था में स्नेहन स्वेदन आवश्यक होता है और बस्ती से पहले स्नेहन स्वेदन पूर्वक कर्म आवश्यक होता है इसमें भी। अनुवासन अवस्था अर्धपाणी अवस्था में रोगी को वाम पार्श्व शयन कराना चाहिए। निरोगवस्थी देने के लिए भी वाम पार्श्व शयन कराते हैं। अनुवासन अवस्थी का प्रत्यागमन काल 3 याम या 9 घंटे है और निरोगवस्थी का प्रत्यागमन काल 1 मुहूर्त या 48 मिनट है। बस्ती वापस आने के बाद एक भोजन काल तक उपवास कराकर दूसरे दिन मध्याह्न में हल्का मनोनुकूल भोजन देना चाहिए। निरोहू बस्ती से आमाशय या पक्वाशय में क्षोभ नहीं होता, अतः इसमें संसर्जन क्रम आवश्यक नहीं होता। जितने दिन बस्ती दी जाए उसके दुगने दिनों तक परिहार काल का पालन करना चाहिए। और अनुवासन बस्ती में भी जितने दिन बस्ती दी जाए उसके दुगने दिनों तक संयम नियम का पालन करना चाहिए। कफज विकारों में 1 से 3 स्नेह बस्ती दी जाती है, पित्तज विकारों में 5 से 7 स्नेह बस्ती और वातज विकारों में 9 से 11 स्नेह बस्ती दी जाती है। यह शिशिर, हेमंत और वसंत ऋतु में दिन में, ग्रीष्म, वर्षा और शरद ऋतु में रात में दी जाती है अनुवासन बस्ती। विरेचन के बाद 9वें दिन अनुवासन का प्रयोग करना चाहिए। अनुवासन बस्ती भोजन के तुरंत बाद ही देना चाहिए। अनुवासन बस्ती प्रदान करने की सामान्य विधि क्या है? अर्धपाणी अवस्था में रोगी को वाम पार्श्व लिटाना चाहिए तथा उसका बायां पैर सीधा तथा दाहिना पैर वंक्षण तथा जानु संधि से मोड़कर बाएं पैर पर रखा होना चाहिए। रोगी को अपने हाथ का सिराना लगाने को कहें। फिर बस्ती नेत्र तथा गुदा को स्निग्ध करके अनुप्रस्थ वंश दिशा में बस्ती नेत्र प्रविष्ट कराना चाहिए। बस्ती देने के बाद 100 अंक गिनने तक रोगी को सीधा लेटाकर रखना चाहिए तथा पैर के तलवे, श्रोणी मंडल व मृदु अभ्यंग कर थपथपी लगानी चाहिए। अनुवासन एवं निरोगवस्थी को स्पष्ट कर निरोगवस्थी के व्यापदों का वर्णन करें। निरोगवस्थी और अनुवासन अवस्थी में तो वर्णन हमने पहले ही कर दिया है। इसके निरोगवस्थी के व्यापद देखते हैं। निरोगवस्थी के व्यापद न अति योगो क्लम आद्यमाने हिक्का रत प्राप्तिर ऊर्ध्वतः प्रवाहिकः शिरो अंग अरतिः परिकर्त परिस्राव द्वादश व्यापदो वस्ते सम्यक योग संभवा। अयोग अतियोग। क्लम अध्यमान हिक्का हृदय प्राप्ति ऊर्ध्व प्राप्ति प्रवाहिका शिरोअर्ति अंग अर्ति परिकर्तिका परिस्राव। अयोग अयोग के लक्षण आते हैं। मलमूत्र अधोवात का संग हो जाता है, नाभि व हृदय क्रय हो जाता है, गुदा में शोथ या कंडू होता है, विवरणता होती है, अरुचि होती है, अग्निमंद होती है। इसकी चिकित्सा दीपन, प्रमथ्या, प्रमथ्या में पैपल्य आदि कफ के लिए, हिवेरादि पित्त के लिए, प्रश्न पढ़ने आदि वात के लिए फलवर्ती प्रयोग करते हैं। और अतियोग के लक्षण आते हैं। विरेचन अतियोग के समान लक्षण आते हैं। इसमें चिकित्सा अतिसार नाशक चिकित्सा करनी चाहिए। क्लम में क्या क्या लक्षण आते हैं? दहा, भारीपन, अग्निमांद, मोह, गौरव, हृदयशूल और पीड़िकोद्वेष्टन। चिकित्सा इसमें पाचन, विरुक्षण, मधुतैलिक और स्वेदन। आद्यमान के लक्षण आते हैं। मर्म पीड़ा, विदाह, वृषण, वंक्षण और हृदय में शूल। चिकित्सा फलवर्ती, निरोगवस्थी या अनुवासन बस्ती। अगला है हिक्का। हिक्का के क्या क्या लक्षण आते हैं? अल्पबल रोगी है, मृदु कोष्ठी को तीक्ष्ण बस्ती देने से हिक्का उत्पन्न होता है। चिकित्सा इसमें हिक्का नाशक उपचार करते हैं और ब्रह्मण उपचार करते हैं। हृदय प्राप्ति, इसमें लक्षण अति तीक्ष्ण बस्ती देने से हृदय प्रदेश में जकड़ाहट होती है। इसमें पंचतृण प्लस बदरफल को श्रतशीत करके बस्ती दें। सातवां है ऊर्ध्व प्राप्ति। इसके लक्षण अतिवेग बस्ती से मूर्छा होती है, तो इसमें चिकित्सा मूर्छित शीतल जल से अभिषेक कराएं। अगला है प्रवाहिका। इसमें लक्षण आते हैं। गुदा में शोथ होता है, जंगा और उरू में शिथिलता आती है, अपान वायु का अवरोध होता है और प्रवाहिका होती है। चिकित्सा क्या करते हैं इसमें? अभ्यंग, स्वेदन, शोधन, निरोह और अनुलोमन करते हैं। इसमें लंघन, विरेचन, व्यापक सदृश पेय आदि क्रम का यूज करते हैं। अगला है शिरोअर्ति। इसमें शिराशूल, कर्णनाद, वाधिर, पीनस, नेत्र विभ्रम होता है। चिकित्सा
लवण तैल का अभ्यंग कराते हैं या प्रद्युम्न नस्य या धूम्रनस्य देते हैं, और विरेचन देते हैं और अनुवासन वस्ती देते हैं। अगला है अंगारती। लक्षण तोद, स्फुरण, जृंभा, वेद। चिकित्सा है लवण तैल का अभ्यंग, उष्ण जल परिषेक, प्रस्तर स्वेद। और अगला है निरुवस्ती, उसके बाद अवकाश स्वेद, उसके बाद अनुवासन वस्ती देते हैं। अगला है परिकर्तिका। लक्षण तिरिक, वस्ती और वंक्षण नाभि में शूल होता है। चिकित्सा मधुर, शीत औषधि और अनुवासन वस्ती। परिस्राव। लक्षण गुदा का लेखन और पित्त रक्त प्रस्राव होते हैं इसमें। चिकित्सा सारमली का डंठल, अजादुग्ध और घृत से शीत वस्ती दें या सिद्ध वस्ती दें। अगला क्वेश्चन है तस्माद् चिकित्सा अर्ध इति ब्रुवन्ति सर्वा चिकित्सा अपि वस्ति में एके। में चरक का अभिप्राय स्पष्ट करते हुए वस्ती चिकित्सा प्रकार लिखिए। इसका आंसर है शाखा, मर्म और कोष्ठ, इन 3 मार्गों में होने वाले रोग का प्रसर करने में बात प्रमुख है, क्योंकि श्वेत, मल, मूत्र, पित्त, कफ आदि के संघनन व विक्षेपण करने का कार्य वायु ही शरीर में करता है और उस वायु के लिए वस्ती श्रेष्ठ बताई है। बहुत से शारीरिक और मानसिक रोग बात के कारण होते हैं। अन्य दोषों को भी अपने स्थान से बाहर ले जाने का कार्य वात ही करता है, अर्थात अन्य दोष प्रकोप होने पर भी वात उपस्थित रहता है। वात की चिकित्सा वस्ती द्वारा की जाती है, इसलिए वस्ती को अर्ध चिकित्सा भी कहते हैं। कुछ आचार्य इसे सर्वरोग दे अर्थात पूर्ण चिकित्सा भी मानते हैं। वस्ती के प्रकार पीछे बताए गए हैं, तो हम वहां से देख लेंगे। वैतरण वस्ती एवं क्षार वस्ती में अंतर लिखें। वैतरण वस्ती, इसमें क्या क्या द्रव्य लिए जाते हैं? इमली 4 तोला, गुड़ 1 सुक्ति, सैंधव 1 तोला, गौमूत्र 32 तोला और तिल तेल 1 पल लिया जाता है। वैतरण वस्ती व क्षार वस्ती भोजन के पश्चात देनी चाहिए। और वैतरण वस्ती की फलश्रुति यानी उसमें क्या किस किस चीज में यूज कर सकते हैं हम, उसमें इंडिकेशन क्या है? सूल, आमबात, आना, कटी, पृष्ठ, सोथ में। अगला है क्षार वस्ती। सैंधव 1 तोला, सतह 1 तोला, गौमूत्र 8 पल, इमली 2 पल, गुड़ 2 पल। फलश्रुति क्या है इसमें? सूल, विषसंग, आना, मूत्रकृच्छ, कृमि, उदावृत्त आदि रोग में देते हैं। यहाँ पर हम अपने टॉपिक को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने क्वेश्चन पूछने के लिए कमेंट करें, और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।